हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है ना। और इस कोर्स के अंतर्गत क्लास 12 के विद्यार्थियों को है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का प्रॉपर तैयारी करवाया जाएगा, है ना। तो वैसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम 2027 में है वो इस चैनल के माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं और एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। कंटेंट में कोई समझौता नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो खराब होगा। नहीं, हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे एकदम बेस्ट लेवल का कंटेंट होगा। और अगर आप अभी तक के लेक्चर देखे भी होंगे तो आपको अनुमान लग गया होगा कि हाँ, यहाँ से पढ़ करके मेरी तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि आप जा करके सबसे पहले पीछे के लेक्चर को देखिए और तब इस लेक्चर को देखिए, आपको चीज़ें तब बेहतरीन समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले जो है, आज हम लोग का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का आज क्या लेक्चर रहने वाला है। आज हम लोग फिजिक्स का 7 नंबर लेक्चर रहने वाला है। ठीक है ना। अब तक हम लोगों ने फिजिक्स का अब तक को हम लोगों ने टोटल 6 लेक्चर कवर कर लिया है ना। आज हमारा क्या लेक्चर है? 7वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे, क्या बात करेंगे? यूनिट ऑफ चार्ज पे बात करेंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समाप्त किया था किसके? आवेशन की विधियों को समाप्त किया था। और आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां होती है। पहला घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि और तीसरा प्रेरण विधि। ये तीनों को हमने बेहतरीन अंदाज में कवर किया था। ठीक है, लेकिन हम आवेश के मात्रक पर बढ़ने से पहले हम क्लियर करेंगे थोड़ा सा आपको अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम पिछले लेक्चर में मतलब लास्ट लेक्चर में हमने कहा अर्थिंग पे एक बात छोड़ी थी और हम वहाँ पे बोले भी थे इस बात को कि अर्थिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अगले लेक्चर में हम आपको क्लियर कर देंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले आपको अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे यूनिट ऑफ चार्ज पे, आवेश के मात्रक पे। ठीक है, तो आप जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, है ना। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अध्याय क्या चल रहा था हम लोग का? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए, चीजों को समझिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग का यही चैप्टर चल रहा था, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। और इसी चैप्टर में हम लास्ट लेक्चर जो छोड़े थे वो आवेशन की विधियों को पढ़ा दिए थे हम। और लास्ट में हम लोगों ने हमने आप लोगों को बताया था कि अगले लेक्चर में हम पहले अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे आवेश के मात्रक पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थिंग के बारे में आपको बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप समझ जाइए अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुनिएगा, है ना। अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? भू संपर्क बेसिकली, है ना। भू संपर्क, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? भू संपर्क, भू संपर्क, भू संपर्क का मतलब भूमि के साथ संपर्क, सिंपल बात। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? भू संपर्क, अर्थ, अर्थिंग, अर्थ, है ना, अर्थ के साथ संपर्क, है ना। तो यहाँ पे जो भू संपर्क है, भूमि के साथ अर्थात अर्थ के साथ संपर्क को हमको पढ़ना है, इसको समझना है। भू संपर्क का मतलब सीधा सीधा क्या है? अर्थ के साथ संपर्क, है ना। अर्थिंग का मतलब क्या है? अर्थिंग का मतलब है अर्थ के साथ, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी के साथ संपर्क। और चीजों को समझिए, जैसे मान लीजिए, आराम समझिए। अच्छा, अर्थ है क्या? अर्थ क्या है सबसे पहले आपको अगर बताएं हम अर्थ, आप लोग बोलिएगा कि सर अर्थ तो अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है। पृथ्वी नीला ग्रह है, एक ग्रह है। ग्रह वाला बात नहीं पूछ रहे, हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। ठीक है, हम पूछ रहे हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अर्थ है क्या। तो अर्थ जो है ना वो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का महासागर है पृथ्वी। क्या है? अर्थ जो है वो क्या है? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का महासागर। इलेक्ट्रॉन का महासागर, इलेक्ट्रॉन का महासागर है अर्थ, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जब महासागर है तो इसमें अगर मान लीजिए अर्थ के साथ किसी बॉडी को मतलब क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, किसी वायर के जरिए कनेक्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अर्थिंग करना। क्या करते हैं? अर्थिंग करना। तो अगर किसी बॉडी को हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ के साथ जोड़ते हैं, तो क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है, मस्त एकदम, ठीक है जी। पूरा पॉजिटिव चार्ज से आवेशित बॉडी है, सही। अगर हम इस बॉडी को पूरा पॉजिटिव चार्ज से पूरा आवेशित बॉडी है, अगर इस बॉडी को हम अर्थिंग कर दें, इस बॉडी को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, इस बॉडी को हमने क्या किया? अर्थिंग किया है। अर्थिंग किया, अर्थ से कनेक्ट किया है। अब यहां पे आप लोग समझिएगा कि ये बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, तो इधर का जो पोटेंशियल है ना, इधर का जो पोटेंशियल ही ज्यादा है। पोटेंशियल जो है इस बॉडी का वो क्या है? ज्यादा हाई है। जबकि अर्थ का जो पोटेंशियल है, यहां का अगर पोटेंशियल बारे में बात करें, तो इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है लो। पोटेंशियल इसका क्या है? कम है, लो है ना। और पोटेंशियल लो है मतलब कितना है? इसका पोटेंशियल जीरो ही होता है। अर्थ जो है, अर्थ हमारा जो धरती माता है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का पोटेंशियल जीरो होता है। समझ में आ रहा चीजें? बहुत कम पोटेंशियल है पृथ्वी के पास, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। अब एक बात बताइए, इधर का पोटेंशियल ज्यादा, इधर का पोटेंशियल कम, जीरो है पोटेंशियल। तो एक बात बताइए, चार्ज मतलब जो करंट है वो किधर से किधर फ्लो करेगा? करंट के बारे में बात करें तो करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो करंट है, करंट है ना, करंट जो फ्लो करता है, फ्लो ऑफ करंट जो होता है, फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ करंट खाली लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। आप जो धारा का प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ करंट, करंट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है? होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम इस चीज को लास्ट लेक्चर में बताए भी थे, ध्यान नहीं होगा तो समझ जाइए। ये होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सही है। तो एक बात बताइए, करंट किधर से किधर जाएगा जी? तो करंट जाएगा किधर से किधर बताइए? अगर इधर का पोटेंशियल ज्यादा, इधर का पोटेंशियल कम, तो जाहिर सी बात है करंट का फ्लो इधर से इधर होगा। मतलब इस कंडीशन में जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो बॉडी टू अर्थ हो रहा है। कब? जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है, पूरा पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है, तो इस कंडीशन में जो करंट का फ्लो हो रहा है, इस कंडीशन में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है बाबू? करंट का फ्लो जो इस कंडीशन में हो रहा है, इस स्थिति में करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है? कहाँ? बॉडी टू अर्थ। और जाहिर सी बात है, जब करंट का फ्लो बॉडी टू अर्थ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अर्थ टू बॉडी हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर चलता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह के क्या होता है? विपरीत होता है। तो अगर विद्युत धारा बॉडी टू अर्थ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अर्थ टू बॉडी, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से होगा, ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस स्थिति में क्या हो रहा है बेसिकली, आराम से समझते चलिए। इस स्थिति में
इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में क्या होता है, सबसे पहला, इस स्थिति में सबसे पहला क्या हो रहा है ना, इसका प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, बॉडी टू अर्थ, बॉडी टू अर्थ, बॉडी टू अर्थ, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसका ऑपोजिट, अर्थ टू बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है जी, है ना, किधर हो रहा है, अर्थ टू बॉडी। सही है, उल्टा, ये इस कंडीशन में है, सही है। बहुत से लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए एक बॉडी निगेटिव चार्ज से आवेशित रहता तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में होता कुछ तो होता ही। जैसे मान लीजिए अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज से आवेशित ना हो करके यही बॉडी अगर निगेटिव चार्ज से आवेशित होता तो जो चीजें हो रही उल्टा होता। जैसे कहने का मतलब क्या है, ले ही लेते हैं, क्या जरूरत है, मतलब क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल ले ही लेते हैं ताकि आपको चीजें पूरा क्लियर बेहतरीन हो जाए ना। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट में फिर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए मेरा पर्पस आता है कि अगर कोई चीज को पढ़ाएं तो एकदम क्लियर पढ़ाएं, आधा अधूरा नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, कोई भी बॉडी, ये पूरा निगेटिव चार्ज से आवेशित है, अगर ये निगेटिव चार्ज से आवेशित है और इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इस बॉडी को अगर हम अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, ये कर दिया अर्थिंग। जैसे इस बॉडी को अर्थिंग करेंगे तो होगा क्या, आप खुद इस बात को ऑब्जर्व करिएगा कि अगर ये बॉडी निगेटिव चार्ज से आवेशित है तो इसका पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल बहुत कम होता है, कम होता है मानते हैं, लेकिन और अर्थ का पोटेंशियल लगभग कितना होता है, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल जो होता है वो लगभग क्या होता है, लगभग होता है जीरो, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग का जीरो ही होता है, मान लीजिए लगभग क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, सही है। अब इस बॉडी को जब इससे अर्थ से कनेक्ट किया है तो यहां पे क्या होगा, इस बॉडी पर पूरा निगेटिव चार्ज है और इस बॉडी पर अगर पूरा निगेटिव चार्ज है तो इधर का पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल कम क्यों होगा, क्योंकि इधर का पोटेंशियल निगेटिव होगा भाई, और निगेटिव होने का मतलब जीरो से तो कम ही होगा ना। तो इधर का पोटेंशियल है कम और इधर का पोटेंशियल है ज्यादा, तो क्या होगा, करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उल्टा। तो इस कंडीशन में जो करंट का फ्लो होगा वो इधर से इधर होगा, ठीक है, इधर से इधर होगा, ऐसा मतलब अर्थ टू बॉडी, ऐसा इधर कौन चलेगा, करंट चलेगा। और जाहिर सी बात है जब करंट इधर से चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन करंट से करंट चलेगा बॉडी टू अर्थ, इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर से, सही है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में आप लोग समझिएगा, इस स्थिति में क्या होता है, अगर सबसे पहला पूछा जाए कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, तो इस स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा होगा, बताइए, किधर से किधर, अर्थ टू बॉडी, अर्थ टू बॉडी, अर्थ से बॉडी की तरफ हो रहा है जी।
और दूसरा अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर, उल्टा किधर, बॉडी टू अर्थ, बॉडी टू अर्थ। सही है, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब देखिए लड़कन को एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहता है। क्या रहता है मिसकॉन्सेप्शन? लड़कन को एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि अगर किसी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है तो उस पर का चार्ज जीरो हो जाता है, जो कि गलत है। अगर किसी बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसका चार्ज जीरो नहीं होता है, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। समझ में ना चीज है ना, जैसे कि अर्थ का पोटेंशियल भाई जीरो है, और जैसे ही किसी बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका चार्ज जीरो, ऐसा नहीं कि उस पर का चार्ज जीरो हो गया, नहीं, गलत अवधारणा मत पालिएगा। उस पर का चार्ज जीरो नहीं होता है, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि टोटल चार्ज अगर इधर समझ में आ रहा है ना, तो ये सब मिसकॉन्सेप्शन मत पालिएगा। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना के हम लिख देते हैं, और बहुत बड़ा नोट पॉइंट है, मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि जब किसी वस्तु को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है या अर्थिंग किया जाता है तो उस कंडीशन में उसका पोटेंशियल जीरो होता है, ना कि चार्ज, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जब किसी वस्तु को अर्थिंग किया जाता है तो उसका पोटेंशियल शून्य, है ना, हो जाता है, हो जाता है ना। जब किसी वस्तु को अर्थिंग किया जाता है तो उसका पोटेंशियल शून्य हो जाता है, उसका आवेश नहीं, उसका आवेश नहीं। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोई भी बॉडी को अगर अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज जीरो नहीं होता है। ये मिसकॉन्सेप्शन मत पालिएगा अपने अंदर, ठीक है। क्लियर करते हैं हम। अब अपन चलते हैं आवेश के मात्रक पे। ये अर्थिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि अर्थिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती है, ठीक है। अब अगर बात करें हम आवेश के मात्रक पे, अगर बात करें, आराम आराम से बढ़ते चलेंगे अपन, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत कुछ है पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें, हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, ठीक है जी। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? आवेश का मात्रक। तो आवेश के मात्रक के बारे में बात की जाए, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बात किया जाए, तो ध्यान से समझिएगा, आपको चीजें बेहतरीन समझ में आएंगी, ठीक है जी। समझते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, है ना। नहीं पढ़े हैं तो हम लिख रहे हैं, हालांकि इस चीज को आगे भी पढ़ना है, हमारा एक चैप्टर ही है विद्युत धारा, वहां पे इस चीज को हम बहुत बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। तो जो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी फॉर्मूला, आप लोग पढ़े होंगे कि चूंकि वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय होता है, आवेश अपॉन समय। आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश अपॉन समय।
तो यहां से आवेश बराबर अगर फॉर्मूला निकालें, आवेश बराबर, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा अगुना समय क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए यहां से जो आवेश बराबर फॉर्मूला निकला, आवेश बराबर क्या हो गया, विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। अच्छा, तो अगर एसआई यूनिट के बारे में बात किया जाए, अगर आवेश का एसआई यूनिट, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे क्या आ रहा है, विद्युत धारा गुना समय आ रहा है, आ रहा है जी। अच्छा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका एसआई मात्रक तो एम्पियर हो गया, एम्पियर, ठीक है। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्या हो जाएगा, इनटू सेकेंड। तो इसलिए आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, इसलिए आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया बताइए, बराबर हो गया कुछ एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। और इसी चीज को, एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, कूलॉम कहा जाता है ना। इसी चीज को, ये पूरा जो लिखा है एम्पियर इंटू सेकेंड, इसी चीज को कहा जाता है कूलॉम। इसी चीज को कहा जाता है कौन, कूलॉम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या बोलेंगे अपन, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। तो अगर हम लिखें कि आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है जिसे कूलॉम कहा जाता है, जिसे क्या कहा था बुआ, कूलॉम। कूलॉम, कूलॉम को किसे दिखाएंगे, सी से कहा जाता है। ठीक है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसे क्या कहता है, कूलॉम कहा जाता है। इसलिए यहां से अगर बनेगा तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए 1 एम्पियर, क्या एम्पियर, इसलिए 1 एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर 1 कूलॉम, इसलिए 1 एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर 1 कूलॉम। ये तो सीजीएस, सॉरी एसआई मात्रक हो गया आवेश का। अगर आवेश का सीजीएस मात्रक के बारे में बात किया जाए, समझ में आ रहा है चीज है ना, अगर आवेश का कौन मात्रक, सीजीएस मात्रक के बारे में बात किया जाए, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है जी, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं, आराम से देखिए समझ में आएगा। तो आवेश का अगर सीजीएस मात्रक देखें हम, आवेश का सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट तो समझ लिए अपन, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का बात करें अपन, सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस यूनिट आवेश का। तो आवेश के सीजीएस यूनिट के बारे में बात किया जाए तो यही से निकल जाएगा, आवेश बराबर है क्या, विद्युत धारा गुना समय। आवेश क्या है, विद्युत धारा गुना समय है ना, मतलब चूंकि Q जो है ना, Q, चूंकि Q बराबर, आवेश बराबर क्या है, विद्युत धारा I और गुना समय को T से दिखा रहे हैं, है ना, विद्युत धारा I मतलब Q, आवेश बराबर विद्युत धारा को I से दिखाते हैं और समय को T से, तो Q बराबर IT पढ़े भी होंगे आप लोग। अब अगर इसका सीजीएस यूनिट डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो ये दोनों का सीजीएस यूनिट भी लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे जी। तो विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है बताइए, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक तो 3 ही का होता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई को का सीजीएस मात्रक होता है कोई, लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है बताइए, आप लोग खुद बताइए, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। तो सीजीएस यूनिट टाइम का तो नहीं बदलेगा। और एम्पियर जो विद्युत धारा है,
इसका सीजीएस यूनिट दिया नहीं गया। समझ में आ रहा चीजें। लेकिन हाँ, आवेश का सीजीएस यूनिट होता है, बहुत बड़ा समस्या है। समझ में आ रहा चीजें। तो आवेश का जो सीजीएस यूनिट होता है, आराम से बुझिएगा। देखिए यहां से अगर निकालेंगे तो फंस जाएंगे आप। देखिए क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में जो होता है, फिजिक्स में देखिए टाइम को चाहे एसआई में कंसीडर करिए चाहे सीजीएस में, इसको सेकंड में हम मापते हैं, इसमें कोई पंगा नहीं है। लेकिन जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा को तो सीजीएस पत्ती में मापा ही नहीं जाता है ना, क्योंकि सीजीएस पत्ती में मात्र 3 ही लोग को रखा गया है, कोई लंबाई, द्रव्यमान और समय को। तो सर आवेश को कैसे माप दिया, तो भाई इसका एक सीजीएस यूनिट डिसाइड किया गया, वैज्ञानिकों ने इसका सीजीएस यूनिट डिसाइड किया। वैसे जो सीजीएस यूनिट होता है ना, वो होता है स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम इसका डायरेक्ट लिखें, देखिए फॉर्मूला से नहीं निकल पाएगा, तो आवेश का आप सीजीएस यूनिट डायरेक्ट याद रखिएगा। फॉर्मूला से क्यों नहीं निकल पाएगा, हम उसका कारण बताएं अभी, है ना। क्योंकि फॉर्मूला से अगर निकालना चाहेंगे तो समय का सीजीएस में चलिए चाहे एसआई में चलिए, इसका मात्रक सेकंड ही होता है। पंगा पहुंच जाता है विद्युत धारा के पास, और विद्युत धारा का सीजीएस यूनिट दिया नहीं गया। सीजीएस पत्ती में 3 ही लोग को रखा गया, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसको तो रखा ही नहीं गया, फिर बहुत बड़ा लोचा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा चीजें। तो जो लेकिन चार्ज का सीजीएस यूनिट डिसाइड किया गया, तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है स्टेट कूलम, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक मतलब किसका, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, वो स्टेट कूलम आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। देखिए समझ के पढ़ेंगे चीजों को ना, आनंद आएगा। इसको अंडरलाइन करते हैं अपन। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, इसको शॉर्ट में लिखेगा SC, समझ जाइएगा। स्टेट, C फॉर कूलम, S फॉर स्टेट, C फॉर कूलम, स्टेट कूलम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है, जिसे क्या कहते हैं, वो फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, इसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। मतलब स्टेट कूलम ही को ही कहा जाता है फ्रैंकलिन, है ना। तो इसलिए एक स्टेट कूलम जो होता है ना, इसलिए एक स्टेट कूलम जो होता है ना, एक स्टेट कूलम बराबर होता है एक फ्रैंकलिन। स्टेट कूलम को फ्रैंकलिन बोलते हैं। तो एक स्टेट कूलम में क्या है, फ्रैंकलिन, एक फ्रैंकलिन होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। अच्छा, कुछ चीजें और है जो हम बताना चाहेंगे आपको, बढ़िया समझते चलिएगा, ठीक है। स्टेट कूलम जो होता है एक फ्रैंकलिन होता है। अब एक बात यहाँ पे, एक रिलेशन समझते हैं अपन, प्यारा सा रिलेशन है कि स्टेट कूलम और कूलम मतलब आवेश के सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक के बीच क्या रिलेशंस होती है, क्या संबंध होता है। क्लियर है चीजें। तो हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करेंगे, आवेश के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के बीच संबंध। क्लियर है चीजें जी। चलिए, तो हमारा जो अगला जो टॉपिक रहने वाला है, आगे जो हम हेडिंग बनाएंगे, देखिए मेरा आदत है कि हम देखिए एक छोटा छोटा सा हेडिंग बना के अपन चीज़ों को पढ़ते चलते आगे, ठीक है ना। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पढ़ते चलिए चीज़ों को, आपको आनंद भी आएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और अगर आपको बता दें हम, थोड़ा सा यहीं पे बता देते हैं, हालांकि ये चीज़ हम आगे भी बताएंगे फिर से, लेकिन अभी सुन लीजिए कि जो फ्रैंकलिन होता है या जो स्टेट कूलम होता है, ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। अगर आपसे पूछेगा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है,
तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, या फिर जो कहा था स्टेट कूलम, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी इसका नाम है। समझ में आ रहा है चीज ना। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना के, बहुत प्यारा नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे अपन, सॉरी, एक बहुत प्यारा आप नोट पॉइंट बना लीजिएगा बहुत बढ़िया से। इस नोट पॉइंट में क्या लिखेगा आप लोग कि क्या है, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम जो है ना, क्योंकि स्टेट कूलम को ही फ्रैंकलिन बोल रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है चीजें। तो यहां से लिखेगा कि फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। सबसे छोटा मात्रक है। तो फ्रैंकलिन जो है ना वो आवेश का क्या है, सबसे छोटा मात्रक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फ्रैंकलिन जो है आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया है। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आवेश की एसआई मात्रक जो कूलम है, और सीजीएस मात्रक जो कि स्टेट कूलम है या फिर फ्रैंकलिन जो है, इसके बीच क्या रिलेशंस होता है, क्या संबंध होता है, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं कि आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, कूलम, एवं सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, के बीच संबंध। हम बात करने वाले रिलेशंस का कि क्या रिलेशंस होता है आवेश के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के बीच। टेंशन नहीं लेना, समझिएगा। तो आवेश की एसआई मात्रक और आवेश के सीजीएस मात्रक के बीच अगर रिलेशंस देखा जाए तो रिलेशंस देखने पर ही पता चलता है कि जो आवेश का जो एसआई मात्रक है, जो 10 कूलम है ना, 10 कूलम, वो बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम। कैसा देखा गया, जब रिलेशंस निकाली गई तो देखा ही गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से सवाल बनते हैं और अच्छे खासे सवाल बनते हैं। तो ये रिलेशन जब निकाली गई तो पता ही चला कि जो 10 कूलम है ना, 10 कूलम वो बराबर होता है कितना, 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम के। 3 कूलम बराबर, सॉरी 10 कूलम बराबर होते हैं 3 गुना 10 के पावर 10। अब यहाँ पे देख एग्जैक्ट नहीं होता है 3 गुना 10 के पावर 10, एग्जैक्ट नहीं होता है ये। लगभग अगर निकाला जाता है ना तो पता ही चलता है कि लगभग ये आता है 2.99 के समथिंग में आता है। जब निकाला जाता है तो एग्जैक्ट 3 नहीं होता है, 2.99 के समथिंग में होता है, तो इसलिए इसको 3 मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो 10 कूलम बराबर क्या होता है, वो 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से अक्सर सवाल बने एग्जाम में और बनेंगे, आगे भी बनेंगे। अब यहाँ से क्या सवाल पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा एग्जामिनर तो सबसे पहला सवाल पूछ देगा कि बताइए 1 कूलम इक्वल टू डॉट स्टेट कूलम। फंस जाइएगा आप, हालांकि हम तो फंसने देंगे नहीं। क्यों नहीं फंसने देंगे कि बात बताइए, अगर 1 कूलम में स्टेट कूलम पूछा है, कितना स्टेट कूलम, कौन बड़ा बात पूछ दिया, बताइए आप। कुछ नहीं पूछा, आप क्या करिए चुपचाप, हमको पता है कि चूंकि 10 कूलम जो है ना, ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि 10 कूलम जो है ना वो बराबर है कितना, 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम के। तो 1 कूलम में पूछा, क्या कूलम में, 1 कूलम में, इसलिए 1 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 10 के पावर 10 है और अपॉन में 10, तो 1 10 कटेगा तो 9 बचेगा पावर में, तो इसलिए 1 कूलम में कितना हो जाएगा, 1 कूलम इक्वल टू
3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। सिंपल, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टेट कूलम, आप बता सकते हैं, कितना बता देंगे, बताइएगा कितना? 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, ठीक है। क्लियर है सवाल? अच्छा, एक सवाल तो ऐसे कर लेगा, क्लियर है जी। सेकंड सवाल यहीं से आपको ऐसे पूछ सकता है, ये रिलेशंस याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी हम कर देते हैं, हालांकि घेरे तो हैं लेकिन फिर भी इसको हाईलाइट थोड़ा सा और करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, अलग कलर के मार्कर से हाईलाइट करते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसको तो भूला नहीं जा सकता है ना, ठीक है ना, इसलिए इसको अलग कलर के मार्कर से पूरा हाईलाइट कर दिया अपन, और आप लोग इसको याद रखिएगा। सेकंड सवाल यहां से बनेगा क्या, दूसरा सवाल क्या बन सकता है यहां से बनेगा कि एक स्टेट कूलम में कितना कूलम बन सकता है, एक स्टेट कूलम में कितना कूलम बनेगा, क्या ये 1 स्टेट कूलम बराबर डॉट डॉट कूलम। क्या दिक्कत है, हमको स्टेट कूलम से कूलम की तरफ जाना है, स्टेट कूलम से कितना जाना है, कूलम की तरफ जाना है, तो हमको पता है एक बात, क्या पता है कि चूंकि 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, 10 कूलम। 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम में 10 कूलम तो हो ही रहा है, एक में पूछा है, तो इसलिए एक स्टेट कूलम में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 बट्टा 3 गुना 10 के पावर 10। अब एक 10 से एक 10 कट जाएगा तो ये बचेगा 9 को, तो इसलिए एक स्टेट कूलम में कितना कूलम हो जाएगा, 1/3 इंटू, नीचे तो पावर पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो निगेटिव, इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलम। क्लियर है ना, घबराइएगा नहीं। और चूंकि स्टेट कूलम को ये फ्रैंकलिन बोलते हैं, तो एक फ्रैंकलिन में भी पूछ लिया कि कितना कूलम, तो यही होता है, ठीक है ना। तो यहां पे एक रिलेशन हम लिख देते हैं, इसलिए यहां पे देखिएगा एक, इसलिए 1 स्टेट कूलम बराबर 1 फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1, समझिए फ्रैंकलिन लिखा है 1 फ्रैंकलिन, 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन, शॉर्ट में लिखा है फ्रैंकलिन इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना बताइए, 1/3, देखिए यहाँ पे आया है 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो अगर आपसे सवाल ये भी पूछ लेगा एग्जाम में, तो आपको तो फंसना बिल्कुल नहीं है, सवाल कैसा भी बना सकता है एग्जामिनर, उसका मूड का कोई ठिकाना नहीं है, आप हर तरह से तैयार रहिएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, और एक स्टेट कूलम जो होता है ना, एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है। तो एक स्टेट कूलम चाहे एक फ्रैंकलिन पूछे बोलेगा तो आप याद रखिएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। क्लियर है, सही है चीज है। और आवेश का सीजियस मात्रक होता है फ्रैंकलिन, और साथ साथ हमने ये भी बता दिया कि फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है ना वो है फ्रैंकलिन, बहुत छोटा मात्रक है आवेश का, है ना। जैसे अगर बात किया जाए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। तो सबसे छोटी आवेश की मात्रा है वो, इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश अगर कोई है तो वह कौन, इलेक्ट्रॉन। आगे हम पढ़ाएंगे इस चीज को, इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश इस दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे आवेश होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे आवेश होते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं होते। इसलिए फिजिक्स में कभी भी छोटा चार्ज का बात किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का बात किया जाता है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे यूनिट ऑफ चार्ज का, आवेश के मात्रक का, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन,
या फिर इसी को बोलते हैं स्टेट कूलम। और एक स्टेट कूलम में, एक फ्रैंकलिन में कितना कूलम पूछ सकता है आपसे, तो 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है जी। और और क्या, यहां से इस तरह के सवाल बन सकते हैं। और आपसे पूछता है कि एक कूलम में कितना स्टेट कूलम, एक कूलम में कितना स्टेट कूलम, तो 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम इतना होता है। समझ में आ रहा है ना। तो इस रिलेशन को भी याद रखिएगा कि 10 कूलम बराबर 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम, इसी से ही दोनों निकला है। तो याद रहेगा, तो ये दोनों आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो आप याद रखिएगा 10 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻10 कूलम। ठीक है, सॉरी 10 स्टेट कूलम। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने आवेश के मात्रक को डिस्कस किया, पूरा भी डिस्कस नहीं किया बाबू, अभी और मात्रक है आवेश का, तो उसको कल डिस्कस करेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है मात्रक, अभी बहुत कुछ है मात्रक में। ठीक है, तो आप लोग खुश मत हो, ये मात्रक पढ़ लिए खुश नहीं, मात्रक में भी और है। ठीक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आप लोग प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको चीजें कैसी लगी, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जैसी भी लग रही हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिस्पॉन्स से ही हमारी आगे का जर्नी तय होता है, और साथ साथ आपका रिस्पॉन्स ही हमारे मोटिवेशन का कारण बनता है ना। अगर आप बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे, आप वीडियो को शेयर करेंगे, है ना, चैनल का सपोर्ट करेंगे, तो हम इसी तरह से आपको, आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, स्टॉप लक, थैंक यू।